जमीन के नीचे मीलों गहरे काले अंधेरे और रूह कपा देने वाले सन्नाटे में भगवान हनुमान गिरते हुए एक तेज चमकती रोशनी देखते हैं। ये रोशनी आ रही है एक ऐसे चमकते सोने के पहाड़ से जो सिर्फ और सिर्फ अंगूठियों से बना है। लेकिन डरावनी बात यह है कि ये हजारों लाखों अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी हैं। कोई भी अंतर नहीं, कोई भी फर्क नहीं। तभी अंधेरे से एक बड़ा सा सांप निकल कर बाहर आता है और भारी सरसराती हुई आवाज में ये बोलता है, हनुमान, हर कल्प चक्र में त्रेता युग आता है। श्री राम जन्म लेते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और यह अंगूठी भूमि में गिरती है। हर बार एक वानर इसे लेने आता है और ठीक उसी समय श्री राम वैकुंठ की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। देखो, ये किसी मार्वल या हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि ये हमारी एक प्राचीन कथा रामायण का एक किस्सा है जिसे आज से हजारों साल पहले लिखा गया था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में देखो, भारतीय वेदों और ग्रंथों में हजारों साल पहले ही मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल वे में डिस्क्राइब किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सबसे रिलेटेड कहानियों का वर्णन हमें आज भी इंडियन टेक्स्ट में साफ साफ पढ़ने को मिलता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को पहले से ही पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो आज की मॉडर्न साइंस को भी नहीं है? और आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट जिन्होंने विज्ञान जगत में अलग अलग दुनिया और समय से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं, वो सब भी इंडियन टेक्स्ट से ही उठाई गई है? वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन सारे ही सीक्रेट से पर्दा उठाने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या वास्तव में हमारे वेदों में टाइम ट्रेवल या फिर मल्टीवर्स से रिलेटेड कुछ कहानियां हैं भी या फिर नहीं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी एंशिएंट कहानी है जिसमें कुछ ही पलों में धरती पर पूरे युग बीत जाते हैं, और वो कौन सी ऐसी रानी थी जिन्हें एक देवी ने भूत और भविष्य की अनगिनत दुनियाओं की सैर कराई। और फाइनली हम सबका फेवरेट पार्ट, इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर वास्तव में ये कहानियां एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या मॉडर्न फिजिक्स और साइंस पर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद है या फिर नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज आप अपने ही देश के इतिहास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं। मार्वल की मूवीज में आपने मल्टीवर्स का नाम तो जरूर सुना होगा। हजारों पैरेलल दुनिया और हर एक दुनिया में एक अलग आप और आपकी एक अलग कहानी। देखो, आज के साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी थ्योरीज में बिता डालते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ये सारे ही कॉन्सेप्ट आज से हजारों साल पहले इंडियन टेक्स्ट में लिखे गए थे। एग्जाम्पल के लिए आपने सिंगुलैरिटी वर्ड स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट जहां पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना समय ना फिजिक्स के लॉ। ये एक नथिंगनेस है जिसे कई बार वैज्ञानिक बिग बैंग की शुरुआत से पहले और ब्लैक होल के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है? ऋग्वेद के जरा इस मंत्र को पढ़िए, जिसमें कहा जाता है कि कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जिसमें कुछ भी नहीं था, ना जमीन, ना आसमान, ना दिन, ना रात, ना मौत, ना जिंदगी, बस एक गहरा काला अंतहीन खालीपन। इस मंत्र की सबसे डरावनी बात यह है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि सृष्टि बनी कैसे, बल्कि ये तो उल्टा ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सब कुछ आया कैसे, इसे किसने बनाया। जी हाँ, वही सेम सवाल जो आज की मॉडर्न फिजिक्स भी करती है कि आखिर बिग बैंग के बाद ये सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया कैसे और आखिर इस ब्रह्मांड को बनाया किसने। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। देखो, विष्णु पुराण और भगवत पुराण दोनों में ही हमें एक सेम कहानी पढ़ने को मिलती है, जो है राजा ककुदम की कहानी। राजा की एक सुंदर बेटी थी, नाम था रेवती। राजा को उसके लिए कोई आम लड़का नहीं बल्कि इस धरती का सबसे योग्य वर चाहिए था। ढूंढते ढूंढते जब धरती पर कोई ना मिला तो राजा अपनी बेटी का हाथ थामे थामे ब्रह्मलोक चले गए, खुद ब्रह्मा जी के दरबार में सृष्टि के रचयिता के पास। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एक दिव्य संगीत बज रहा था। राजा ने सोचा कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, जब संगीत बंद होगा तब बात कर लेंगे। लेकिन ये कुछ ही देर इस कहानी का सबसे बड़ा जाल है, एक ऐसा जाल जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में जैसे ही जब संगीत खत्म हुआ और राजा ने रेवती के लिए कुछ लड़कों के नाम लिए, तभी ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि जिन लड़कों की तुम बात कर रहे हो वो तो कब के मिट्टी में मिल चुके हैं। तुम यहाँ जितनी देर रुके, धरती पर उतनी देर में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इन शॉर्ट
लाखों करोड़ों साल। तुम्हारा राज, तुम्हारा नगर, तुम्हारा खानदान, सब कुछ इतिहास बन चुका है। राजा ये बात सुनते ही हैरान रह गए, क्योंकि उनके लिए तो ये बस कुछ पल ही थे और धरती के लिए युग के युग गुजर चुके थे। अब जरा रुकिए और ये सोचिए कि एक इंसान एक अलग जगह या फिर एक अलग डायमेंशन में सिर्फ कुछ समय ही बिताता है, लेकिन धरती पर सालों के सालों बीत जाते हैं। क्या ये आपको कुछ फेमिलियर लग रहा है? जी हाँ, यही स्टोरी है मूवी इंटरस्टेलर की। असल में उस फिल्म में एस्ट्रोनॉट एक ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जो कि ब्लैक होल के बेहद ही पास है, जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि टाइम स्लो हो जाता है। वो वहां कुछ घंटे बिताते हैं और लौटने पर धरती पर सालों बीत चुके होते हैं। मॉडर्न साइंस इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं एंशिएंट इंडिया की एक अगली कहानी पर, जो इस बार टाइम को नहीं बल्कि हमारी पूरी ही दुनिया को एक मल्टी डायमेंशन या फिर यूं कहूं कि मल्टीवर्स से कनेक्ट करती है। तो ये कहानी आती है योग वशिष्ठ ग्रंथ से, जिसमें ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को रियलिटी, माया, कॉन्शियसनेस और अनेक दुनियाओं को कॉन्सेप्ट स्टोरीज के थ्रू समझाते हैं। इस ग्रंथ में एक ही रियलिटी के अंदर कई दुनिया, कई जिंदगियां और टाइम के ऐसे स्ट्रेंज फ्लो के बारे में बताया गया है जो आज के क्वांटम साइंटिस्ट का भी दिमाग घुमा दे। एग्जाम्पल के लिए इस टेक्स्ट में एक स्टोरी है जिसमें एक रानी है और उनका नाम है लीला। लीला के पति राजा पद्म की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और लीला गम में डूब जाती है, जिसके बाद वो अपने पति को वापस मांगने के लिए देवी सरस्वती की कठिन तपस्या करती है। लेकिन उसके बाद माँ सरस्वती ने उनसे जो कहा वो उनके पति की मृत्यु से भी कहीं ज्यादा भयानक और डरावना था। देवी ने कहा, ये दुनिया जिसे तुम अकेली सच मान रही हो, ये अकेली नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास इसी जगह गिनती से परे अनगिनत दुनिया एक साथ चल रही हैं। तुम्हारा पति सिर्फ एक रूप में नहीं बल्कि हर ब्रह्मांड की हर दुनिया में अलग रूप में है। कहीं वो राजा है, कहीं वो भिखारी है और कहीं कुछ और। लीला को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब सरस्वती जी ने उनका हाथ थामा और उसे उसके पति के अलग अलग जन्मों के और अलग अलग दुनियाओं के रूप दिखाए। पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ एक साथ चलती हुई कई जिंदगियां लीला के सामने चल रही थी। तब जाकर लीला को ये यकीन हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अजीब चीजें भी पॉसिबल है। अब जरा रुकिए और ये सोचिए कि एक ही समय पर अलग अलग दुनिया, आपके अलग अलग रूप, आपके ही पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग कॉन्सेप्ट। आज की डेट में मॉडर्न साइंस इसे पैरेलल यूनिवर्स कहती है और इसी सेम कॉन्सेप्ट को आज से हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिख दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रंथ का ये कहना है कि हर एक सूक्ष्म कण के भीतर भी एक पूरी सृष्टि हो सकती है और उसके भीतर फिर एक और। सोचिए पानी की एक ऐसी बूंद जिसके अंदर एक पूरा समुद्र हो और उस समुद्र के अंदर फिर से वही बूंद, और ये सिलसिला लगातार चलता जाए, कभी भी खत्म नहीं हो। इस कॉन्सेप्ट को आज की मॉडर्न दुनिया वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स के नाम से जानती है और मॉडर्न साइंस के अंदर इसकी तो एक कंप्लीट थ्योरी भी मौजूद है। यानी कि जिस चीज को हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, जिसे वेस्टर्न साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन, यहाँ तक कि इंडियन साइंटिस्ट भी मानते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में डिस्क्राइब किया जा चुका है। बट सैडली इसके बारे में खुलकर कभी कोई नहीं बोलता। तो चलो गाइज, अब आते हैं इस पूरी ही कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी पर, जो निकल कर आती है रामायण से। देखो, रामायण के अंत में जब भगवान राम का इस धरती से विदा लेने का समय आ चुका था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हनुमान जी दुखी हों, और इसीलिए उन्होंने इसी मोमेंट में एक ऐसा काम किया जो शायद आपको हैरान कर दे। असल में उन्होंने जमीन में एक दरार बनाई और अपनी सोने की अंगूठी उसमें गिरा दी और फिर हनुमान जी से कहा कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी उस दरार में उतरते चले जाते हैं जो बहुत गहरी और अंधेरे में डूबी हुई थी, और फिर वो जा पहुंचते हैं नागलोक में, जहां उनकी मुलाकात होती है नागराज वासुकी से। हनुमान जी अंगूठी ढूंढते हैं, तभी वासुकी नाग उन्हें एक बड़ा पहाड़ दिखाते हैं। ये पहाड़ बना था अंगूठियों से, सोने की ऐसी अंगूठियां जो हर एक तरीके से बिल्कुल सेम थी। और इसके बाद नागराज जो चीज हनुमान जी से कहते हैं वो सुनकर वो भी सन्न रह गए। असल में वो कहते हैं कि सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सेस में श्री राम के जन्म लेने के बाद इसी मोमेंट पर यहाँ पर फेंकी गई हैं। हर युग में, हर दुनिया में एक राम जी होते हैं, यानी एक नहीं अनंत राम। हनुमान जी जब इस लाइन को सुनते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि जिस दुनिया को वो अकेला समझ रहे हैं, असल में वो तो गिनती से भी परे है
और ये मल्टीवर्स का आज तक का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब देखो गाइज, इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो हमसे ये कहता है कि क्या फिर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में डिस्क्राइब की गई ये मल्टीवर्स स्टोरीज और टाइम ट्रेवल या फिर टाइम डिलीशन जैसे कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा भी फॉलो किए जाते हैं या फिर नहीं। मींस क्या इन सारी ही स्टोरीज के पीछे एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स के भी कोई रूल्स लगते हैं या फिर नहीं, या ये सिर्फ इमेजिनेशन की एक ऐसी साइकोलॉजी या फिलॉसफी है जिसे बस आज तक हम फॉलो ही करते आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो गाइज, अब आता है वो सच जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। देखो, ये जो रामायण की मल्टीवर्स के बारे में अंगूठी वाली कहानी हमने देखी, वो वाल्मीकि रामायण के असली मूल पाठ की नहीं है। ये बाद में रामायण के वर्जन में जोड़ी गई है। यानी कि इन शॉर्ट, एक्चुअल रामायण में वाल्मीकि जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि राम जी की अंगूठी ढूंढते वक्त हनुमान जी ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। हालांकि देखो, इससे पहले जो मैंने विष्णु पुराण और भगवत पुराण या फिर योग वशिष्ठ पुराण में जो भी आपको टाइम ट्रेवल या फिर टाइम डिलीशन की कहानियां समझाई हैं या उनका जिक्र किया है, वो एक्चुअल में रियल वर्जन्स में लिखी गई है। जिसके बाद अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर ये सारी ही कहानियां एक्चुअली में साइंटिफिक लॉजिक के ऊपर काम करती भी है या फिर नहीं। देखो, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इन सारी स्टोरीज को आज के मॉडर्न फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो देखो, पहले आते हैं विष्णु पुराण और भगवत पुराण की राजा ककुदम और उनकी बेटी की कहानी पर, जिसमें उनके ब्रह्मलोक के कुछ पल बिताने पर पृथ्वी में हजारों साल बीत जाते हैं। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स में 1900 के टाइम के दौरान सबसे पहली बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल और इक्वेशन के जरिए ये बताया कि टाइम हर जगह पर एक जैसा नहीं चलता, वो रिलेटिव है। जितनी तेज आप चलो या फिर जितनी ज्यादा ग्रेविटी में आप जाओगे, टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि NIST जैसे इंस्टीट्यूट ने एटॉमिक क्लॉक से इसे प्रूव भी किया है, और आपके फोन का GPS भी उसी हिसाब से लोकेशन आज भी बताता है। यानी कि समहाउ आज की मॉडर्न साइंस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करती है। अब योग वशिष्ठ ग्रंथ की दूसरी स्टोरी में हमें रानी लीला के साथ मैनी वर्ड्स यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की सैर कराई जाती है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहली बार 1957 में साइंटिस्ट हुई एवर्ट ने बताया, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि हर एक क्वांटम चॉइस पर यूनिवर्स अलग अलग ब्रांचेस में बंट जाता है। अब उसके बाद आते हैं रामायण की उस स्टोरी पर, जिसमें हनुमान जी को राम जी की अंगूठी ढूंढते ढूंढते मल्टीवर्स की डिस्कवरी होती है। तो देखो, माना कि भले ये स्टोरी वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण में नहीं हो, बट स्टिल ये हजारों साल पहले रामायण के उन्हीं वर्जन्स में कई योगियों और पंडितों के द्वारा लिखी गई थी, और इसलिए अब मैं इसे भी कवर करूंगा। तो देखो गाइस, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी हमारी मॉडर्न साइंस में 1900 के अंदर एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की डेट में इसे कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे साइंटिस्ट मैक्स टेगमार्क ने दिया था। लेकिन यहाँ पर यह बात पूरे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि आज तक भी साइंस ने सिर्फ इन सारी चीजों को थ्योरी वाइज प्रूव करके दिखाया है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी साइंस इस चीज को अचीव नहीं कर पा रही। इसके साथ ही पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल करना, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पैराडॉक्स का ही हिस्सा है। तो अब आते हैं हम हमारे दूसरे सवाल पर कि क्या फिर आइंस्टीन या फिर दूसरे बड़े वैज्ञानिकों ने हमारे भारतीय वेदों से इन सारी चीजों की कॉपी की है? वेल गाइस, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है नहीं। देखो, सच तो ये है कि आज तक ना ही हम प्रॉपर तरीके से हमारे वेदों को समझ पाए हैं और ना ही आइंस्टीन या फिर इन जैसे पुराने वैज्ञानिकों के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सच इन दोनों के ही बीच में कहीं और मौजूद है। देखो, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमारी सोच या फिर इमेजिनेशन के जरिए पहले ही टाइम ट्रेवल या फिर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया, बिना ये सोचे कि ये वास्तव में सच हो भी सकता है या फिर नहीं। जबकि आगे चलकर 1900s के दौरान मॉडर्न फिजिक्स ने उन्हीं सारी चीजों को गणित और एक्सपेरिमेंट से समझाने का ट्राई किया और ऐसे मैथमेटिकल मॉडल बनाकर तैयार किए जो एक्चुअली में थ्योरी के बेसिस पर इन सारी चीजों को एक्सेप्टेंस दिलाते हैं। यानी कि एक तरफ कहानियां और मेटाफर्स है, जबकि दूसरी तरफ एक्चुअल साइंस और प्रूफ है। ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बट समहाउ ये जाते एक ही डायरेक्शन में हैं। अब देखो गाइस, इन्हें एक ही डायरेक्शन में आगे ले जाने का काम करती है उत्सुकता। वही उत्सुकता जो आज एक बच्चे को रात के सितारों से भरे आसमान को देखकर होती है।
वही उत्सुकता जो आज से हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों को भी थी, और वही उत्सुकता जो 1900s के कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट को दुनिया और ब्रह्मांड को समझने में भी हुई थी। और देखो, इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं है कि उन्होंने हजारों साल पहले ही इन सारे ही कॉन्सेप्ट को इमेजिन करके अपनी कहानियों में लिखा, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने हजारों साल पहले ही हकीकत को इतने विशाल और इतने बड़े स्केल पर सोचने की हिम्मत की कि आज तक भी हम इन थ्योरीज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं। देखो, ये बात पूरे तरीके से सच है कि आज भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सी ऐसी चीजों का वर्णन है जिसे आज मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुकला सकता। इसलिए अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है या वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों पर ऐसा ज्ञान था जो उन्हें आज के हमारे वैज्ञानिकों से भी सब कुछ जानने में ज्यादा मदद करता था। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक करने के बाद हर एक भारतीय के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। इन्हीं तरीके की अगर वीडियोस आपको देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है भाई, इसे भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।